उसके बाद उसने मेरे बाल ऐसे पकड़े, मतलब इधर से और इधर से बाल पकड़े, और 5 कमरे हमारे लाइन से किराएदारों के हैं, उसके बाद अंदर रहने का है। छठे कमरे में मतलब 6 कमरे थे, तो 5 कमरे किराएदारों के, एक में किराएदारों का वॉशरूम बना रखा था। उसके बाद सीढ़ियां थी, फिर हमारा रहने का था। तो सोचिए, रहने वालों जो रहने जहां रह रहे थे वहां से लेकर बालों से घसीट कर किराएदारों के, पहले हमारे सीढ़ियां निकली, फिर उनका वॉशरूम, फिर 2 कमरे और, मतलब 4 कमरों की लंबाई तक वो मुझे बालों से घसीट के लेके आए, बालों से। मैं पीछे खींच रही कि छोड़ दो, वो मुझे बालों से घसीट कर 4 कमरों की लंबाई तक मुझे खींच के लाए। फिर मुझे ये था कि बाहर लेके जा रहा था वो मुझे, मेरी बेइज्जती करने के लिए। फिर मैंने अपने 2 पंजे ऐसे जमाए रही थी, बाहर से आया, और जैसे हम अलमारी में ऐसे झुक के कपड़े निकालते हैं तो वैसे झुकी हुई थी। उसने आके अलमारी का जो पल्ला था, अलमारी का जो दरवाजा था, वो मेरे गर्दन पे, मतलब इतने हिस्से पे यूं मारा। मैं चिल्लाई, फिर मारा, मैं फिर चिल्लाई, उसने फिर मारा, मैं फिर चिल्लाई। ऐसे ऐसे करके उसने 3-4 बार मेरी गर्दन पे दरवाजा मारा अलमारी का। फिर मैंने बाहर निकाला। उसके बाद उसने मेरा ऐसे बाल पकड़े, और दीवार के कोना था, मतलब इस साइड में दीवार थी, इस साइड में दीवार थी, मैं कोने में खड़ी थी। उसने मेरा बाल ऐसे ऐसे पकड़ पकड़ के मेरा सर कम से कम नहीं 8 से 10 बार दीवार में दे के मारा। मैं जाता ही कम से कम 15 मिनट तो मुझे मतलब, मैं वहां पे एक छोटा शीशा लगा था, वहां पे मैं अपने मुंह को सीधा कर रही थी कि ये सीधा हो जाए, लेकिन नहीं हुआ था। रोंग। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज है मंगलवार और टाइम हुआ है 1:35। और गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ फिर से एक वीडियो लेके आई हूँ। तो गाइस, पिछली 2 वीडियो में मैंने आप लोगों को अपने बारे में बताया था कि कैसे कैसे मैंने अपना घर बनाया था, मेरे मायके से पैसे लिए थे, और कितनी मेहनत से मैंने अपना घर बनाया था। उसके बाद जब पैसे देने की बात थी तो मेरे हस्बैंड ने अपना रूप ही बदल लिया। उसके बाद मैंने बताया कि मैंने नौकरी के लिए क्या क्या किया, स्कूल की के लिए, उसके लिए मना कर दिया, स्कूल में नौकरी नहीं करने देंगे। उसके बाद फिर मैंने मतलब घर में भी ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। उसमें भी वो मेरे हस्बैंड जो थे वो मतलब कुछ ना कुछ हर टाइम रोड अटकाते रहते थे, कभी कुछ कभी कुछ। तो उनको नहीं था कि मैं ट्यूशन भी करूं। तो गाइज, मैंने हर तरीके से हर कोशिश की कि किसी तरह मैं कोई ऐसा मतलब ऐसी जॉब करूँ, घर को भी संभाल सकूँ, बच्चे को भी संभाल सकूँ, और भाई मैं 2 पैसे कमा कर अपने भाई का भी कर्जा उतार सकूँ। मैंने वो हर कोशिश की, लेकिन वैसे तो मुझे बाहर जाने ही नहीं दिया गया जो मैं कुछ अलग से सोचूं, लेकिन घर तक ट्यूशन पढ़ाने की कोशिश की। उसमें भी ये लगा लो बस मेरा घर खर्चा भी नहीं मतलब बच्चों का, और जो मैं बता रही मेरे बेटी की जो पॉलिसी थी खाने की, वो ही मुश्किल से निकल पा रही थी। ऐसे में भाई के पैसे लौटाना बिल्कुल नामुमकिन था इतने पैसों में। उसमें भी मेरे हस्बैंड का भी बोले मुझे ज़रूरत है, 2,000 दे दो, 4,000 दे दो। ऐसे ऐसे करके मेरे हस्बैंड ने मुझे ट्यूशन की फीस में से ही मेरे से 8-10 हज़ार रुपये ले रखे हैं मांग के, ये बोल के कि मैं दे दूंगा, ये बोल के कि मेरे से ले भी रखे हैं। तो गाइस, ट्यूशन की फीस ज़्यादा से ज़्यादा 2,500 से 3,000 के बीच में थी। उसमें मुझे काफ़ी खर्चे भी देखने पड़ते थे। उसके बाद फिर वही बात आ गई कि अब मतलब इतने पैसों में मैं अपना घर मतलब अपने भाई का जो पैसा था वो कैसे लौटाऊं। और उस आदमी की तो मैंने आप लोगों को बताया पिछले ब्लॉग में, पिछली वीडियो में, कि कैसे उसने मतलब हर चीज़ में अपना हाथ पीछे खींच लिया पैसे देने के मामले में। मतलब मैंने प्यार से भी उनको समझाया कि अपनी सैलरी में से 10,000 हर महीने निकाल लो, तो वो भी नहीं कर पा रहे। मतलब किसी भी तरह भी वो पैसे देने के लिए मतलब मन नहीं था उनका, साफ साफ भी इनकार नहीं किया था, लेकिन मन भी नहीं था। और ना ही मुझे इस बात के लिए एग्री करते थे कि चलो जैसे तैसे करके तुम ही उतार लो। तो गाइज, ये सब होने के बाद ट्यूशन के बच्चों को, जब मैंने आप लोगों को बताया ट्यूशन के बच्चे थे, तो मैं उनको ये बोलती थी कि प्लीज़ आप खाना तब मांगा करो जब बच्चे नहीं आते, उससे पहले पहले। लेकिन जब ट्यूशन के बच्चे आते तो प्लीज़ आप
खाना हो या चाय हुई, कुछ भी हुआ, आप ट्यूशन के टाइम पे प्लीज़ सिर्फ मुझे 2 घंटे ऐसे दे दिया करो जिसमें कि मैं ट्यूशन के बच्चों को पढ़ा सकूं। फिर उनको ये भी बर्दाश्त नहीं था, पिछली वीडियो में मैं बता नहीं पाई, वो मेरे को एक ही धमकी देते थे कि मैं तेरे ट्यूशन के बच्चों को भगा दूंगा। फिर क्या करेगी, मैं तेरे ट्यूशन के बच्चों को भगा दूंगा। तो मैं बाहर से मेरे ससुर को भी बुला के लाई थी इसी बात पे कि ऐसे ऐसे कह रहे हैं कि मैं तेरे ट्यूशन के बच्चों को भगा दूंगा। तो उस टाइम तो मेरे ससुर ने उनको डांटा भी था कि ये कोई गलत काम नहीं है, तो भाई तुम किस हक से ट्यूशन के बच्चों को भगाओगे, ये तो कोई ऐसा काम भी नहीं है, बाहर भी नहीं जा रही, क्योंकि उनको पता था इन सब की सोच कैसी है। तो ट्यूशन के बारे में जब मेरे ससुर ने उनको डांटा तो वो थोड़ा सा हिचक तो गए थे, मतलब भगाया नहीं लेकिन मेरे साथ कोई कसर भी नहीं छोड़ रहे थे, किसी भी तरह वो चाहते थे कि मैं ट्यूशन भी छोड़ दूं। लेकिन उस ट्यूशन फीस में मेरा कुछ हो भी नहीं रहा था, जो मैं सोच रही थी कि भाई के पैसे देने वो भी नहीं हो पा रहा था। फिर मुझे एक तो मेरी दी है उन्होंने, और एक दो मेरी फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, मतलब आइडिया दिया कि भाई बाहर नहीं जाने दे रहे, तू कुछ ऐसा कर कि भाई जो तू घर में भी रह जाए और जो तू कर भी सकती है और भाई 2 पैसे भी कमा सकती है। तो मैंने बोला भाई ऐसी क्या है, ऐसा क्या काम है जो मैं घर बैठे कर सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि भाई तुम अपना YouTube चैनल बनाओ और उस पर वीडियो डालो, तो आप घर बैठे भी अर्निंग कर सकते हो। तो गाइज मैंने फिर अपना YouTube चैनल के बारे में सोचा। तो गाइज बात वही थी, मैंने कभी इन सब चीज़ों में मैं गई नहीं थी, मैं सिर्फ अपना घर गृहस्थी यही सब देखती थी। तो गाइज मुझे YouTube चैनल कैसे खोलते हैं, क्या कुछ उसके मतलब नियम कानून कुछ नहीं पता था YouTube के बारे में, कैसे क्या बनाते, बस खाली इतना पता था कि वीडियो बनाते हैं और उस पर अपलोड करते हैं, इतना बस खाली मुझे पता था। तो गाइस इस बारे में YouTube के बारे में मैंने हेल्प लेने की सोची। जो मेरे हस्बैंड की जो मौसी हैं, मतलब सगी भी नहीं है लेकिन मेरी जो सास है उनके गांव से हैं, तो वो लोग उन्हें मौसी बुलाते थे, तो मैं भी उन्हें मौसियाँ ही बुलाती थी। 2 बहनें हैं वो, उनका नाम मीनू और रीनू है। आज वो भी मेरी वीडियो देख रही होंगी और भी कोई मेरी वीडियो देख रहा होगा वहीं से, मेरे ससुराल से। तो गाइस जो बात है मैं वही बताऊंगी। तो मैं उनके पास गई, तो उनमें जो छोटी वाली हैं उनसे मैंने बोला कि ऐसे ऐसे YouTube चैनल मतलब के बारे में मुझे बताया गया है कि आप घर बैठे कर सकते हो। उससे पहले मैंने मेरे हस्बैंड से इस बारे में पूछ लिया था। उन्होंने शुरू में तो मतलब बिल्कुल ठीक ठीक मना भी नहीं किया, ठीक ठीक हाँ भी नहीं भरी। वो बोले कि इसमें कुछ नहीं है ऐसा जो कि तुम पैसा कमा सकती हो। मैंने बोला ट्राई करने में क्या अर्ज है। तो उन्होंने ये था कि मना भी नहीं किया। मैंने उनसे पूछा कि मैं क्या आपकी मौसी से ये चैनल बनवा लूँ, तो उन्होंने बोला तेरी मर्जी है, मतलब साफ साफ इनकार भी नहीं किया, पर इतना ध्यान भी नहीं दिया। उनको ये था कि कुछ होने जाना तो है नहीं, करने तो जो करती है, हाथ पैर मार रही है मारने तो गाइज मैं गई फिर उनके पास, तो उनसे मैंने बोला कि ऐसे ऐसे मेरा YouTube चैनल बना दो, मुझे आता नहीं है। दरअसल मैं उनके साथ बैठती थी, मतलब अच्छी खासी फ्रेंडशिप थी हमारी। तो मैं उनके पास बैठती, तो मैंने उनसे बात की, तो वो बोले कि YouTube पर तो पैसा तो है, कर ले, लेकिन उससे पहले अपनी फेस वैल्यू बना। YouTube पे बहुत टाइम लगता है, अपनी फेस वैल्यू बना, Instagram पे रील डाल, तेरे को लोग जानेंगे तो YouTube पे तुझे आसानी होगी। उन्होंने मुझे ये बात बोली कि Instagram पे अपनी फेस वैल्यू बना। तो गाइज वही बात है, पता था नहीं, तो मैंने ऐसे अपनी दीदी से पूछा, बताया कि ऐसे ऐसे कह रही है कि YouTube पे जा, लेकिन YouTube पे बाद में, पहले Instagram पे और मतलब दूसरी ऐपों पे अपना फेस वैल्यू बना, लोग जानेंगे तो YouTube पे तेरे को आसानी होगी। तो उन्होंने भी बोला चलो ठीक है भाई, कह रही है तो करके देख ले। तो गाइज मैंने पहले Instagram मतलब दोनों एक साथ बनवाए थे, Instagram फर्स्ट और YouTube थोड़ा सा कुछ दिनों लगा लो या महीने 1.5 महीने बाद लगा लो। तो Instagram मैंने पहले बनवाया था, YouTube बाद में। तो मैं Instagram पर रील डालती रही, चलता रहा।
फिर यूट्यूब का भी मैंने साथ साथ कि चलो उस पर भी यही रील मतलब उस पर भी डालते रहेंगे और इस पर भी डालते रहेंगे। तो गाइज़ मैंने इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे दोनों पे अपने वीडियो डालना शुरू कर दिया। अब देखिए उन्होंने हाँ तो भर ली कि ठीक है, लेकिन मेरे काम में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। उन्होंने ये शर्त रखी कि मुझे मेरा खाना टाइम पे चाहिए, मेरे कपड़े टाइम पे चाहिए, मतलब मुझे हर काम अपना ओके चाहिए। उसके बाद तू बेशक बना लेना, लेकिन मेरा अगर कोई काम नहीं हुआ तो उसी दिन तेरा रील बनाना बंद। तो मैंने बोला ठीक है। तो वही बात है, शुरू शुरू में तो उन्होंने हाँ भर ली, लेकिन जब इतने अच्छे अच्छे कामों में उन्होंने टांगे अड़ाई हैं, मतलब हर चीज में कहते हैं ना कि मना करना भी नहीं पर करने भी नहीं देना, वही काम। तो क्या होता कि मैं कपड़े भी रेडी रखती, सब खाना भी रेडी रखती, फिर क्या होता कि अगर मुझे इतना टाइम नहीं मिलता था, घर का काम था, बच्चे थे, उसके बाद ट्यूशन था, उसके बाद मैं अपनी वीडियो भी डालती थी। मतलब ट्यूशन को मैं साथ लेके चल रही थी। मैं सोच रही थी कि ट्यूशन में अपने बच्चों का और अपना खर्चा निकल जाएगा, तो चल रहा था सब, मुझे टाइम नहीं मिलता था। मैं कपड़े भी कई बार कपड़े ज़्यादा हो जाते तो मैं अपने छांट देती, बच्चों के छांट देती, लेकिन उनके कपड़े मैं, जो मेरे हस्बैंड थे उसके कपड़े मैं हमेशा पहले रेडी रखती ताकि इनको मौका ना मिले कहने का। तो उसके कपड़े मैं चाहे कुछ हो जाता, चाहे मुझे आधी रात को धोने पड़ते, मैं धो के सुखा देती थी। फिर उनको ये बहाना होने लगा कि मैं ये वाली टी शर्ट पहनूंगा, मैं ये वाली नहीं पहनूंगा, ये वाली धोनी थी, जबकि उनको पहनना ही मैंने सिखाया था कि इसके साथ ये पहनो ये पहनो। मतलब उनको कोई आइडिया नहीं था पहनने का, उनको जो दिया जाता था वो पहन लेते थे, उनको पहनना तक मैंने सिखाया, लेकिन फिर भी वो क्या बोलते कि इसके साथ ये पहनूंगा, ये लोअर नहीं पहनूंगा, मैं तो वो वाला पहनूंगा जो मैला पड़ा है उसको धो के ला। वो क्यों नहीं धोआ? मतलब कई बार मेरे साथ इन छोटी छोटी बातों पे इतना बड़ा बड़ा क्लेश किया है कि ये वाला लोअर क्यों नहीं धोया मेरा, मैं तो ये पहनता। तो बीच बीच में कई बार ऐसा हुआ कि मैंने अपनी आईडी तक डिलीट कर दी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो क्लेश किया, खाना फेंक दिया, मतलब कपड़े फाड़ दिए, एक टी शर्ट पूरी काट दी थी उन्होंने कि ये लो मत दो, मैं इसको काट ही देता हूँ। तो मतलब कई बार ऐसे तांडव किए हैं ताकि मैं यूट्यूब पर भी काम ना करूं। ऐसे ऐसे काम किए हैं कि कभी ये आगे बढ़ जाए, दो पैसे कमाने लग जाए। तो फिर मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी तक को लॉग आउट कर दिया था। हालांकि मुझे जब तक ये भी नहीं पता था कि लॉग आउट फिर से मतलब लॉग इन हो जाता है। मैंने गुस्से में लॉग आउट कर दिया था कि मैंने नहीं बनानी, छोड़ो, क्योंकि इतना सुना देते थे ना छोटी छोटी बात पे, तो मैंने लॉग आउट तक कर दिया था। फिर उन्हीं मौसी सास के पास मैं जैसे जब ठंडा दिमाग हो जाता जब मैं जाती, तो मैंने बोला कि ऐसे ऐसे मैंने लॉग आउट कर दी। वो बोली कि कोई बात नहीं, लॉग आउट से तो लॉग इन होना आसान बात है, हो जाएगी। तो मैं ऐसे फिर लॉग इन करवा लेती। ऐसे कई बार लॉग आउट किए हैं मैंने, क्योंकि उन्होंने बिना किसी बात पे उस आदमी ने बिना किसी बात पे मेरे साथ कलेश किया हुआ है। तो मैंने गुस्से में लॉग आउट बहुत बार की अपनी आईडी। मतलब रेगुलर काम तो मुझे उस पर भी नहीं करने दिया गया, उस आदमी ने रेगुलर काम नहीं करने दिया। फिर भी मैं जैसे तैसे कभी 8 बज जाते, कभी 9 बज जाते रील अपलोड करने में। फिर आया नेटवर्क इशू। वहाँ पे नेटवर्क इशू इतना ज़्यादा है कि व्हाट्सअप कॉल भी तब हुई थी, सॉरी, जब हमने नेट लगवा लिया था, मतलब वाईफाई लगवा लिया था। नहीं तो वहाँ पे बात नहीं हो पाती थी। 3-3 4-4 दिन मेरे मायके हो जाते थे बात किए दीदी से। तो नेटवर्क इशू था, तो मैंने फिर वाईफाई के बारे में बोला मेरे हस्बैंड को। उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं कोई वाईफाई नहीं लगवाने वाला, मैं घर में सिर्फ सोने के लिए आता हूँ, मुझे किस लिए चाहिए वाईफाई। तो फिर मैंने अपनी ट्यूशन फीस में से वाईफाई लगवाया, और हर महीने जो वाईफाई के पैसे जाते थे वो भी मैं अपनी ट्यूशन फीस से ही देती थी। तो गाइज जब मैंने ये इंस्टाग्राम और ये चालू किया था, तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा था कि मैं बना लूँ कि नहीं। उनसे पूछकर ही मैंने चैनल बनवाया था, उनसे पूछकर ही उस आदमी से पूछकर ही मैंने इंस्टाग्राम आईडी खुलवाई थी अपनी। और बाद में फिर उसने उन चीज़ों में भी, मतलब 1-2 बार मेरा फ़ोन भी छीना है। फ़ोन छीनने के बाद फिर
जैसे घंटे 2 घंटे भर में दे दिया, कभी 2 दिन में दे दिया, ऐसे मेरा फोन वापस भी किया। मतलब ये था कि ड्रामा रखना, कि करना नहीं और करने देना नहीं, ड्रामा रखते थे हर दिन नया ड्रामा। तो इतनी दिक्कत उनको नहीं थी, वो मेरे साथ भी रील बनवा लेते थे, जब उनका मन होता था तो मेरे साथ भी बनवा लेते थे, मेरी अपने हाथ से भी रील बना देते थे कि चलो लाओ मैं बना देता हूँ। मतलब जहाँ मेरी शादी, मेरे ससुराल में बहुत से लोगों ने हमारी एक साथ वीडियो देखी भी होंगी, और वो आज ये वो लोग भी ये बात सोचते हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ कि साथ वीडियो बनाते थे और फिर अचानक ऐसा मतलब कि अलग रहने लग गए। मतलब बहुत से लोगों ने हमारी एक साथ वीडियो भी देखी थी। और गाइज हम कभी बाहर जाते तो वो ये बात बोलते भी थे कि बना लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मूड की बात थी कि मूड हुआ तो बना भी देंगे, बनवा भी देंगे, और नहीं मूड हुआ तो शायद फोन छीन ले, ऐसा मतलब ऐसा ही माइंड था। तो मैंने उनसे पूछ के बनाई, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मेरी सास और मेरी ननद को मंजूर नहीं था कि कभी मैं आगे बढ़ जाऊं, 2 पैसे कमाने लगूं, भाई के पैसे उतार दूं, तो फिर उनको ये था कि फिर तुम्हें कौन पूछेगा। मतलब जब घर बनाया, पैसों की जरूरत थी जब, तो पीछे अपने आप ही हट गए, कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब बन गया तो सब आने लग गए। फिर मैंने सोचा चलो भाई परिवार है, कोई बात नहीं, कहाँ जाएगा। नहीं तो मेरी ननद ने मेरे को ऐसी ऐसी बातें बोली हुई हैं, ना मैं तेरे घर आऊंगी, ना तेरे को कभी आने दूंगी, ऐसी ऐसी बातें बोली हुई हैं। फिर भी मेरी ननद आई, जब मैंने उनसे एक बार भी ये तक नहीं बोला कि आपने क्या बोला था। मैंने बोला ठीक है, मैंने मन मन में सोचा कि चलो जो भी था हो गया, बुरा टाइम था निकल गया, अभी अच्छा चल रहा है, तो अच्छे में बुरी बातों को याद क्या करना। हालांकि मेरी ननद ने मेरे को भी और मेरी जो देवरानी है उनको भी एक साथ ये बात बोली थी कि ना तो मैं अब मैं यूट्यूब पे इतनी गंदी गालियां दे नहीं सकती। उसने बोला था कि ना तो मैं तुम जैसी को बहुत गंदी गाली दे के अपने घर में आने दूंगी, और ना मैं तुम जैसी के अपने घर में पैर रखूंगी, तुम जैसी के घर में। लेकिन फिर मेरी सास ननद को मेरे रील बनाने से दिक्कत थी, लेकिन स्पष्ट बोलना भी नहीं था। अब शुरू हो गई थी हमारे अलग होने की, और जो इतनी बात हमारे बीच बढ़ी है उसकी शुरुआत। दरअसल मेरे हस्बैंड जो थे वो नाइट जॉब करते थे, और नाइट जॉब करते करते उनके पास काफी मतलब पहले इतनी कॉल वो नहीं करते थे अपनी बहन के पास। मैं बोलती तब भी नहीं करते थे, बोलते थे मुझे टाइम नहीं मिलता। तो उनके पास जब वो ड्यूटी पर होते थे कॉल आना शुरू हो गई थी। मतलब मैंने होता नहीं है कि फोन करते हैं तो कॉल डिटेल में उसमें पता चल जाता कि हाँ फोन आ रहे हैं, तो फोन आते थे। पहले नहीं आते थे, मैं ये सोचूं ना कि वो तो हमेशा बहन से चिपका रहता, बहन से फोन पे बातों पे चिपका रहता है, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन उन दिनों फोन आते थे और उसे ये बात बोली जाती थी। ये बात तो मेरे हस्बैंड ने खुद बोला है कि मम्मी भी ऐसे कह रही थी कि रील बनाती है, ज्योति भी ऐसे कह रही थी कि रील बनाती है, अच्छा नहीं। मतलब ये बातें मेरे हस्बैंड ने मुझे बताई थी। तो मैंने बोला कि कुछ गलत रील है तो बताओ, मैं बंद कर दूंगी। कुछ गलत तरीके से बना रही हूँ, कुछ अश्लील वीडियो बनाती हूँ तो आप कहोगे मैं बंद कर दूंगी। तो बोला नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, बना ले। मतलब ये कि उनको पसंद नहीं है। अब बात ये आ गई, मतलब मना भी नहीं करना साफ साफ, और ये बोलना कि उनको पसंद नहीं है। तो इतना तो मुझे पता चल चुका था कि वो लोग मतलब पसंद तो कर ही नहीं रहे, साथ साथ इनको भी भड़का रहे हैं मेरे बारे में। फिर भी मैंने सोचा चलो जब तक ये कुछ नहीं कह रहे तो क्या दिक्कत है, उनको बोलने दो। लेकिन मुझे नहीं पता था इस हद तक बात इनके कानों में भरी जाएंगी कि हमारा घर गृहस्थी सब उजड़ जाएगा। तो गाइज ये बातें करते थे, बातें करते करते इस हद तक इनको भर दिया गया कि मैं समझ ही नहीं पाई कि मेरे साथ क्या हुआ, क्या किया। बिल्कुल समझ से बाहर था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये किसी और की बातों में आके इस हद तक मेरे साथ कर गुजरेंगे। तो गाइस अब मैं बात बताऊंगी उस दिन की जो मेरे साथ उस आदमी ने किया, और क्या किया वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो गाइस उस दिन यही टाइम था, लगभग 12 साढ़े 12 का टाइम था, ज़्यादा से ज़्यादा 1 बजे का दिन था, और ड्यूटी से आ रखे थे। थोड़ी देर पहले 10 साढ़े 10 बजे जो मेरी बुआ सास हैं, जो मेरे हस्बैंड की बुआ हैं, वो आई हुई थी। अच्छा खासे बातें कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी।
वो आई तो मैंने उनसे खाने के लिए भी पूछा कि बुआ जी क्या खाना बना दूँ। बोल बेटी मेरे तो एक रोटी नरम सी बना दी, मैंने जाड़ निकलवा रखी है। तो मैंने बोला बुआ ठीक है, मैं कहो तो खिचड़ी बना दूँ। बोल बेटा खामे खा परेशान होगी। मैंने बोला नहीं परेशान वाली क्या बात है बुआ, इसमें क्या है भाई, बना दूंगी खिचड़ी में क्या है। तो वो भी बोले कि हाँ मेरे लिए भी खिचड़ी बना देना, दरअसल मैं फार्म हाउस में समोसे खा के आया हूँ, मुझे भी इतनी भूख नहीं है। तो मैंने खिचड़ी बनाई, अपनी बुआ सास को खिलाई और वो बुआ सास थी वो चली भी गई। तो गाइस उस दिन मुझे जाना था, मेरा जो यूट्यूब था उसमें थोड़ी सी सेटिंग करनी बाकी थी, जैसे पैन कार्ड वगैरह कुछ लगना बाकी था। चैनल तो खुल चुका था लेकिन वेरिफिकेशन वगैरह जो होता है वो सब करना बाकी था। तो मैंने जो है अपना आधार कार्ड पैन कार्ड और ये सब निकाल के फ्रिज पे रखे थे कि मैं जाऊंगी और लेके जाऊंगी। तो मैंने शिवांश को नहला दिया था, शिवांश को बस नहलाया ही था। और उसके बाद मैंने मेरे हस्बैंड से ये बोला कि मैं जो मैंने आप लोगों को बताया कि रीनू मीनू जो है उनकी मौसियाँ हैं और छोटी वाली से मैं करवाती थी, तो रीनू नाम है उसका, तो उसके पास मुझे जाना था। तो मैं बोली कि मुझे ऐसे ऐसे यूट्यूब से थोड़ा काम करवाना है, वेरीफाई करवाना है, मुझे जाना है। तो वो एकदम से क्या बोले कि कोई यूट्यूब नहीं, कुछ नहीं, कहीं नहीं जाना, साफ साफ मना कर दिया। तो मैंने बोला क्यों, ऐसी क्या बात हो गई। बोले बोल दिया तो बोल दिया, नहीं जाना तो नहीं जाना, नहीं मुझे पसंद ना मेरी माँ बहन को पसंद है और नहीं जाना। तो मैंने बोला उस दिन से क्यों नहीं मना किया भाई, आज अब मैं इतने दिन से मेहनत कर रही हूँ, अब क्या हो गया ऐसा कि जो मतलब मना कर रहे हो। मैंने आपसे बिना पूछे तो बनाया ही नहीं था। तो बोला तेरे को समझ नहीं आता, एक बार में मैंने मना कर दिया तो मना कर दिया। अब मेरे लिए बात वही आ गई कि अब ये यूट्यूब से भी दिक्कत है इसको भाई। अब मैं सोच रही थी मैं कि भाई अब शायद मैं अपने भाई के पैसे दे पाऊंगी, तो अब बात वहां आ गई, बोले कि नहीं जाना तो नहीं जाना। तो भाई मैं अंदर जाके बहुत रोई। रोने के बाद फिर मैंने बोला भाई साफ सीधी बात है, मेरे तो दिमाग में सिर्फ एक ही बात आई, क्यों भाई फिर खुद दो ना पैसे, मेरे को भी काम नहीं करने दे रहे, मेरे को भी पैसे नहीं देने दे रहे, तो फिर खुद दो। तो मैं बाहर आई, मैंने शिवांश को नहला दिया था लेकिन मैंने कपड़े नहीं पहनाए थे। तो मैं बाहर आके बोली कि एक काम करो, मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, कुछ नहीं बनाऊंगी, मैं भी अपने आराम से बैठ के खाऊंगी, आराम से नहा के सोऊंगी, दिन में टाइम मिलेगा तो मैं क्यों मारी मारी फिर रही हूँ, अभी ट्यूशन, अभी वीडियो, अभी ये अभी वो। तो मैं भी और औरतों की तरह अपना खा पी के सोऊंगी, दिन में आराम से जिंदगी जीऊंगी मैं भी, लेकिन मेरे भाई के कुछ पैसे कर दो, उसे जरूरत है। और ये बात सच है, मेरे भाई को जरूरत थी उस टाइम पे, लेकिन उसने मुझे नहीं बोला। पर मेरी डेली बात होती थी व्हाट्सएप कॉल पे, क्योंकि वहां पे नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा था, मैंने बताया कि व्हाट्सएप कॉल होती थी, तो व्हाट्सएप पे बात होती थी। तो इतना तो मैं महसूस कर सकती थी कि हाँ उसे पैसों की जरूरत है। तो मैं बाहर आई, मैंने बोला कि नहीं करने देना, ठीक है मैं नहीं करूंगी, लेकिन मेरे भाई के पैसे कर दो, बस यही बात बोली थी। उस आदमी को इतनी मिर्ची लगी इसी बात पे, इतनी मिर्ची लगी कि उस दिन का मंजर जब मैं याद करती हूँ ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो उछल के पहले तो उसने मेरी माँ को, बहनों को इतनी गंदी गालियां दी जो कि मैं यूट्यूब पे कभी नहीं बता सकती। यूट्यूब पे क्या, मैं आमने सामने भी अगर बताती हूँ तो मुझे इतनी शर्म आती है। मतलब मेरी माँ बहन को ऐसी जगह बैठाया, इतनी गंदी बात बोली मेरी माँ और बहन के बारे में, जिन लोगों ने इसके बारे में इतना सोचा, इतनी गंदे बोलना शुरू कर दिया। मैंने शिवांश के कान बंद किए और उसको अंदर बैठा के आई कि बेटा आप यहाँ बैठ जाओ। उसके बाद उसको वहां से सब्र नहीं आया, वो बोला कि रुक तेरी मैं वीडियो बनवाता हूँ, तेरे को मैं फेमस करवाऊंगा। उसके बाद वो बोला रुक, पड़ोसियों के सामने और गली में जाके जो उनके, मतलब मेरा ये था कि पड़ोसियों को और किराएदारों को क्यों, मतलब ये दिखाया कि हमारे घर में क्या चल रहा है। बोले कि रुक तेरे को ना अभी पैसे दिलाता हूँ, तेरे भाई के सारा कर्जा आज ही उतारता हूँ।
तो गाइज वो वहां से निकले और जाके गली में पड़ोसियों के सामने, किराएदारों के सामने मेरी मम्मी को इतनी गंदी गंदी गालियां देने लगे, मेरे घर वालों को, मेरी बहनों को बहुत गंदी गंदी गालियां देने लगे, जो कि मैं यूट्यूब पे नहीं बता सकती। उसके बाद मैंने ये सोचा कि भाई सुना तो जा नहीं रहा था इतनी गंदी गंदी बातें, खून खोल रहा था, लेकिन मुझे ये पता था कि ये सन की है, अगर मैंने पलट के जवाब दिया तो मरना निश्चित है, क्योंकि सन की है, सनक चढ़ती है, पागल भी कह सकते हैं। मतलब एक टाइम उस आदमी में ऐसा आता है कि वो पागल है, वो ये नहीं देखता कि सामने वाला मर भी जाए। तो मैंने क्या किया कि भाई टीवी चल रहा था, उसकी वॉल्यूम मैंने तेज कर ली ताकि उसकी बातें मुझे ना सुने और ये जो टाइम था ये निकल जाए। मैंने टीवी की आवाज तेज कर ली। उसके बाद उस आदमी को गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहा, समझ से बाहर आया, राक्षस की तरह बाहर से भागा आया और आते ही पहले तो टीवी बंद किया। टीवी बंद करने के बाद उस आदमी ने मुझे मारना शुरू कर दिया बुरी तरह से, थप्पड़, लात, गुस्से, मतलब इस हद तक मारना शुरू कर दिया कि मैं नीचे गिर गई, मतलब सुन्न हो गई। मैं ये नहीं कहूंगी मैं बेहोश हो गई थी, पर मैं सुन्न हो गई थी। मुझे ये नहीं पता था कि कोई मार रहा है, क्या कर रहा है। मेरा सर यहाँ से बिल्कुल सुन्न हो गया था, ये हिस्सा मेरा पूरा सुन्न हो गया था। बैठ गई, ऐसे करके मैं बैठ गई। फिर भी उस आदमी को कोई मतलब नहीं था कि भाई इसको कितना मारेगा। ये सब मेरा बेटा देख रहा था, जो कि 5 साल का था। मारता रहा। मैं गिर गई तो मेरे पेट में लाते शुरू हो गई, मुंह पे, पेट में, मतलब मुंह पे भी लाते मारी हैं। ये भी नहीं सोचा कि कहीं आंख में, नाक में कहीं लग जाएगी तो क्या होगा इसका। अरे ये भी नहीं सोचा कि मर जाएगी तो बच्चों का क्या होगा, बिल्कुल नहीं सोचा उस आदमी ने। उसके बाद उसने मेरे बाल ऐसे पकड़े, मतलब इधर से और इधर से बाल पकड़े, और 5 कमरे हमारे लाइन से किराएदारों के हैं, उसके बाद अंदर रहने का है। 6ठे कमरे में, मतलब 6 कमरे थे तो 5 कमरे किराएदारों के, एक में किराएदारों का वॉशरूम बना रखा था। उसके बाद सीढ़ियां थी, फिर हमारा रहने का था। तो सोचिए, रहने वालों जहां हम रह रहे थे वहां से लेकर बालों से घसीट कर किराएदारों के, पहले हमारे सीढ़ियां निकली, फिर उनका वॉशरूम, फिर 2 कमरे और, मतलब 4 कमरों की लंबाई तक वो मुझे बालों से घसीट के लेके आए, बालों से। मैं पीछे खींच रही के छोड़ दो, वो मुझे बालों से घसीट कर 4 कमरों की लंबाई तक मुझे खींच के लाए। फिर मुझे ये था कि बाहर लेके जा रहा था वो मुझे, मेरी बेइज्जती करने के लिए। फिर मैंने अपने 2 पंजे ऐसे जमाए और मुझे किराएदारों का जो कमरा था उसका दरवाजा हाथ लगा। वो किराएदारों का दरवाजा हाथ लगा के मैंने उसको धक्का मारा, छुटा के मैं अंदर भागी। अंदर जाके मैं अंदर चली गई कमरे में। उस दिन फिर वो मेरे साथ साथ गया था, मतलब मैं छुटा के अंदर चली गई। फिर मैं मन में ये सोच लिया था कि रुकना तो है ही नहीं, जाना है। मैंने सोच लिया था। ये चीज उसको भी पता था कि इस हद तक कोई औरत पिटने के बाद शांत तो नहीं रहेगी, जाएगी जरूर। उसने सोचा जहां इतना मारा है तो और मार लेता हूं, कम से कम अपनी मन की तो निकल जाएगी। मैं 100% ये बात कह सकती हूँ उसके दिमाग में यही था, क्योंकि मैंने उसके साथ 10 साल निकाले हैं कि इतना ही तो तू थोड़ा मारेगा जब करेगी, इतना ही तू ज्यादा मार ले जब करेगी। पहले भी मना के रोक लिया था, अब फिर थोड़ी देर में मना लेना, रुक जाएगी, कहाँ जाएगी। अंदर आया। अंदर आने के बाद मैंने शिवांश को बताया कि मैं नहला दिया था लेकिन कपड़े नहीं पहना पाई थी, वो टॉवल में ही घूम रहा था। तो मैंने अलमारी से
उसकी टी शर्ट निकालने की कोशिश, मतलब टी शर्ट निकाल रही थी कि आज बेटा कपड़े पहनाऊंगी, क्योंकि उस टाइम मेरे को ये था बस शिवांश को किसी तरह रेडी करके और भाई नहीं रुकना, मतलब जीना तो है ही नहीं है, इतनी हरकत होने के बाद किसके लिए रुकना है यहाँ पे। तो अलमारी से मैं शिवांश की टी शर्ट निकाल रही थी, बाहर से आया और जैसे हम अलमारी में ऐसे झुक के कपड़े निकालते हैं तो वैसे झुकी हुई थी। उसने आके अलमारी का जो पल्ला था, अलमारी का जो दरवाजा था, वो मेरे गर्दन पे, मतलब इतने हिस्से पे यूं मारा। मैं चिल्लाई, फिर मारा, मैं फिर चिल्लाई, उसने फिर मारा, मैं फिर चिल्लाई। ऐसे ऐसे करके उसने 3-4 बार मेरी गर्दन पे दरवाजा मारा अलमारी का। फिर मैंने बाहर निकाला। उसके बाद उसने मेरा ऐसे बाल पकड़े और दीवार के कोना था, मतलब इस साइड भी दीवार थी, इस साइड भी दीवार थी, मैं कोने में खड़ी थी। उसने मेरा बाल ऐसे ऐसे पकड़ पकड़ के मेरा सर कम से कम नहीं 8 से 10 बार दीवार में दे के मारा। आठ से 10 बार उसने मेरा सर दे के मारा। मैं चिल्लाई, क्योंकि थोड़ी देर के लिए जब उसने मुझे बाहर मारा मैं सुन हो गई थी, ना मैं रोई ना मैं कुछ, मतलब ऐसा हो गया था कि कोई मार रहा है, मुझे मार महसूस हो ही नहीं रही थी। लेकिन उस टाइम जब वो दीवार में दे मार रहा था मेरे को बहुत दर्द हो रहा था, गर्दन में दरवाजा मारा था उसका। मैं रोई तो क्या बोला कि झूठे फंड कर रही है, बिना मारे रो रही है, चिल्ला रही है। उसने मेरा मुंह पकड़ के दीवार में दे के मारा, मेरा मुंह टेढ़ा हो गया, मतलब मुझे नहीं पता, जाबड़ा घूम गया। रो रही थी तब भी मुझे दर्द हो रहा था, ये इतना घूम गया था, इतना गैप था, जाड़ से जाड़ टिक नहीं रही थी, इतना गैप हो गया था। तो इतना मारा कि जाबड़ा टेढ़ा हो गया। मैं उस टाइम पे मैं बैठ गई कि अब नहीं छोड़ेगा, ये मुझे पता है। लेकिन उसी टाइम पे शिवांश जो कि मेरा बेटा है वो रोने लग गया, बुरी तरह से रोने लग गया। तो उस आदमी ने मुझे नहीं देखा, तब भी बस इतना देखा था कि हाँ शिवांश बुरी तरह से रो रहा है, तो वो पीछे हट गया। अगर आज उस दिन शिवांश नहीं होता तो शायद मैं आज होती भी नहीं। तो शिवांश रोया तो वो पीछे हट गया। फिर मैंने मौका लगाया और शिवांश का हाथ पकड़ के मैं बाहर हॉल में गई। हॉल में जाती मैंने शिवांश को बाहर छोड़ दिया और मैं वॉशरूम में घुस गई। वॉशरूम में जाने के बाद, वॉशरूम से पहले क्या हुआ था, जब उस आदमी ने मुझे बालों से घसीटा और अंदर रूम में जब मुझे अलमारी से मैं कपड़े निकालती जब मारा, तो बताते हुए भी बहुत गंदा महसूस हो रहा है। उस टाइम पे मेरा लैट्रिन पेशाब सब निकल चुका था। इस हद तक मारा था उस आदमी ने मुझे कि मेरा लैट्रिन पेशाब सब निकल चुका था। तो तभी मैं वॉशरूम में गई थी। मैंने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और मैं फटाफट से वॉशरूम में चली गई, शिवांश को बाहर छोड़ दिया। वॉशरूम में जाते ही कम से कम 15 मिनट तक तो मुझे मतलब मैं वहां पे एक छोटा शीशा लगा था, वहां पे मैं अपने मुंह को सीधा कर रही थी कि सीधा हो जाए, लेकिन नहीं हुआ था। रोऊं तो भी दर्द, ना रोऊं तो दर्द था ही। उसके बाद मैंने वहां पे मेरा एक मैला सूट टंगा हुआ था, मैले कपड़े जो मैंने सुबह निकाले थे और जो पहन रखे थे वो लैट्रिन पेशाब के हो चुके थे, तो वो मैंने निकाल के वहीं साइड में रख दिए। और जो मैले कपड़े थे, मुझे मतलब फ्रेश कपड़े लेने का भी मौका नहीं था, मेरे को ये था बाहर जाऊंगी फिर मारेगा। तो मैंने अपने मैले कपड़े उठाए और वही पहन के मैं वही, पहली बात तो मैं काफी देर वहीं बैठी रही, सोचती रही कि हुआ तो तेरे साथ आज हुआ क्या है। उसके बाद मैं थोड़ा सा पानी डाला। पानी डालने के बाद ये था कि थोड़ा सा ये मुंह भी थोड़ा सीधा सा किया मैंने, मतलब कट से आवाज आई तो मैंने सीधा किया। पानी डाल के मैला सूट पहन के मैं बाहर आ गई और
आने के बाद मैं सीधी उसी कमरे में चली गई, वो बाहर हॉल में था और बाहर की जो मेन गेट की जो कुंडी है वो उसने बंद कर रखी थी कि कहीं चली ना जाए। तो मैं रूम में ही चली गई, तो मैं सोफे पे बैठ गई जाके, और मैं बैठी बैठी ये सोचने लगी कि इतना करते करते इस आदमी ने मेरे साथ ये किया, मैंने इस आदमी के लिए क्या कुछ नहीं किया, फिर भी इस आदमी ने मेरे साथ ऐसा किया। मैं ये चीजें मैं सोचने लगी। तभी मेरा बेटा मेरे पास आता है और मेरा बेटा क्या बोला, रोता रोता, कि मम्मी आज दादा दुकान पे नहीं थे, आज दादा दुकान पे नहीं थे, नहीं तो मैं दादा को बुला के ले आता, फिर आपको इतनी मार नहीं खानी पड़ती। सोचिए, मेरे 5 साल के बेटे ने ये बात बोली कि मम्मी आज दादा दुकान पे नहीं थे, अगर वो होते तो मैं भाग के उनको बुला लाता, तो आपको इतनी मार नहीं खानी पड़ती। तो मैंने बोला बेटा कोई बात नहीं, आप चुप हो जाओ, रो मत। वो रो रहा था। फिर मैंने बोला आपने नहीं बचाया मुझे। बोले कि मम्मी अगर मैं बचाता तो मुझे भी मारते। ये बात मेरे बेटे ने बोली। तो गाइज मैंने मेरे बेटे को चुप कराया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रहा था मुझे देख देख के। और उसको चुप कराने के बाद फिर मैंने क्या किया, कैसे अपने घर वालों से कांटेक्ट किया, कैसे मैं वहाँ से निकली, कैसे मैंने अपनी जान बचाई उस सनकी से, वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। क्योंकि ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, फिर वही अपलोड करने में दिक्कत आएगी। तो गाइस इससे आगे मैं कैसे वहाँ से निकली और फिर क्या हुआ आगे, वो सब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो गाइज तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और गाइज जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ मेरी पिछली वीडियो को जाके देखना। और भाई और कुछ करो या ना करो, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, ताकि मेरे जैसी और भी बहुत सी औरतें हैं जो सिर्फ ये सोच के कि समाज क्या कहेगा चुप रह जाती हैं, मार खा के वहीं पड़ी रहती हैं, तो उनको भी बाहर निकलने का थोड़ा सा साहस मिले। तो गाइज प्लीज़ जितना हो सके इन वीडियो को शेयर करना। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं। राम राम।